जी हां दोस्तों, राहुल गांधी के साथ में 300 सांसदों का रौद्रूप। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ऑफिस के दफ्तर के पिछले दरवाजे से भागे। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के सिपह सालारों ने दौड़ा लिया। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को अपने ही दफ्तर के पिछले दरवाजे से भागना पड़ा? आखिर राहुल गांधी के साथ में 300 सांसदों ने जब चुनाव आयोग पर चढ़ाई की तो फिर उसका नतीजा निकला क्या? क्या चुनाव आयोग अब अपने कुछ फैसलों को वापस लेने जा रहा है? क्या मोदी शाह की सरकार भी इससे कुछ सबक ले रही है? आखिर देश की राजधानी में जो कुछ हुआ या हो रहा है, उसका असर देश के दूसरे हिस्सों में, दूर दराज इलाकों में किस तौर पर आम जनता पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक इसे जरूर देखें क्योंकि खबर बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि वो हुआ जो कि भारतीय इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। मुख्य चुनाव आयुक्त इस तरीके से भागते हुए कभी नहीं दिखे थे। केंद्र की सरकार इसके खिलाफ में इस अंदाज में चुनाव आयोग को मोहरा बना करके केंद्र की सरकार के जरिए वोट चोरी के जो आरोप लगे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ था। मगर दोस्तों, 300 सांसदों ने राहुल गांधी के नेतृत्व में जब आगे बढ़कर के हल्ला बोल करना शुरू किया, जब संसद भवन से निकल करके पार्लियामेंट स्ट्रीट होते हुए जब वो पहुंचे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर, तो फिर वहां पर पहले से ही पुलिस मानो उनका स्वागत करने के लिए तैयार थी। लेकिन किसी तरीके से पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए, किसी अंदाज में सारे रुकावटों को हटाते हुए जब धावा बोला 300 सांसदों ने राहुल गांधी के साथ में मिलकर के, तो खबरें ऐसी आई कि चुनाव आयोग से जुड़े हुए सारे के सारे अधिकारी अपने अपने दफ्तर में सन्न रह गए और जंगलों खिड़कियों से बाहर देखने लगे। और इसी बीच में दोस्तों, खबरें तो ऐसी भी आई कि मुख्य चुनाव आयुक्त पिछले दरवाजे से निकल करके फरार हो गए। क्या पिछले दरवाजे से निकलकर फरार होना इस पूरे मामले का कोई सॉल्यूशन है? दरअसल दोस्तों, कहते हैं ना कि चोर के दाढ़ी में तिनका। तो क्या वाकई इस वक्त आभास हो चुका है ज्ञानेश कुमार को कि बचाव का कोई रास्ता अब है नहीं? अब ऐसी स्थिति में फिलहाल यहां से निकला जाए और उसके बाद में अपने आकाओं को फोन किया जाए, वो कथित आका, सरकार में बैठे हुए लोग, और उसके बाद में कोई नया लाइन ऑफ एक्शन हमें मिले जिसकी बुनियाद पर आगे बढ़ा जाए। क्योंकि दोस्तों, राहुल गांधी और उनकी टीम ने कुछ भी ऐसा नहीं मांगा था जो चुनाव आयोग देने में सक्षम नहीं हो। मतदाता सूची ही तो मांगा था, मतदाता सूची का डिजिटल फॉर्म ही तो मांगा था, जिस वोटर लिस्ट में मतदाता का नाम हो, उसका फोटो हो, उसका पता हो, यानी कि सारी डिटेल उसमें हो। यही तो राहुल गांधी मांग रहे थे। मगर चुनाव आयोग ने नहीं दिया, और चुनाव आयोग ने दिया भी तो महज एक सीट पर, और वो भी बेंगलुरु वाली सीट पर, जिस पर चुनाव आयोग ने प्रिंट आउट करके, जिसमें फोटोज पूरी तरीके से, जिसमें साफ दिखाई नहीं देते, कहीं नाम पता धुंधला दिखाई दे रहा है, और जिसमें 7 फीट ऊंचा बंडल राहुल गांधी को दिया गया। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान किसी चीज को बर्दाश्त करते 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 एक स्टेज ऐसा आता है जहां पर वो सारी सीमाओं को तोड़ देता है, और शायद उसे लोग फिर गलत समझें या सही, वो कर जाता है जिसकी बुनियाद पर उसने पिछले काफी वक्त से कुछ झेला हो। यही दरअसल विपक्ष के साथ में हो रहा है। चुनाव आयोग के साथ में जिस अंदाज में विपक्ष का जो रिश्ता पहले हुआ करता था, हमने देखा टीएन शेषन जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त को देखा, हमने देखा एसवाई कुरैशी जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त को देखा, हमने देखा कि किस तौर पर विपक्षी पार्टियां और चुनाव आयोग के बीच में तालमेल भी हुआ करता था। जब वक्त मांगा जाता था, चुनाव आयोग टाइम देता था उन्हें। मगर इस सरकार में, इस रजीम में पिछले 11 वर्षों से हमने देखा है कि चुनाव आयोग ये कहता है कि साहब, पहले का चुनाव आयोग नहीं रहा। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी, जिन्होंने पिछले दिनों ये कहा कि मुझे मोदी और शाह ने अरुण जेटली को भेज करके धमकाया, वो सिर्फ एक अरुण जेटली नहीं, स्वर्गीय अरुण जेटली जो कि अब हमारे बीच में नहीं है, बल्कि अब ऐसे कई सारे अरुण जेटली हर विभाग में बैठे हुए हैं जिन्हें मोदी और शाह अपने जरिए से विपक्ष को धमकाने का काम कर रहे हैं। बीते दिनों आपको याद होगा जब इसी चुनाव आयोग पर इंडिया गठबंधन के सांसद गए थे मुलाकात करने के लिए, चुनाव आयोग कहता है कि नहीं, आप अपनी पार्टी के प्रमुख लोगों को भेजिए। और उसके बाद में जब वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ, कुछ लोगों को अंदर बुलाया गया, तो चुनाव आयोग से जब जवाब मांगा गया तो कहा
साहब ये चुनाव आयोग पुराना चुनाव आयोग नहीं है, हम ऐसे ही काम करते हैं, हमारी कार्यशैली यही है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, जब इंडिया गठबंधन की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से बीते ही हफ्ते ऐलान किया गया था कि साहब अगला सोमवार यानी कि 11 अगस्त को पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन संसद भवन से निकल करके चुनाव आयोग की तरफ मार्च करेगा, तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग को बीच का रास्ता निकालना चाहिए था कि साहब आप आइए, हमसे मुलाकात कीजिए, एक डेलीगेशन लाइए, 5, 7, 10, 12, 15, 20 जितने भी लोगों को लाइए, हमारे पास कॉन्फ्रेंस हॉल है, उसमें बैठ करके आप अपनी बातें रखिए, हम आपकी बातें सुनेंगे। मगर दरअसल ये टसल चुनाव आयोग के कारण ही हुआ, राहुल गांधी को 300 सांसदों के साथ में चढ़ाई करनी पड़ी। और ऐसी स्थिति में दोस्तों, ये जो चढ़ाई है, इस चढ़ाई के दौरान अगर मुख्य चुनाव आयुक्त ही मैदान छोड़ करके भागने लग जाए पीछे से डर करके, तो फिर क्या कहा जाए। प्रियंका गांधी ने थोड़ी देर पहले जो कहा कि ये सरकार कायर है, तो क्या सरकार से जुड़े हुए सारे विभाग, उसमें बैठे हुए मुखिया इस वक्त कायरता दिखा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में खबरें तो ऐसी हैं कि जब मुख्य चुनाव आयुक्त निकल करके जाने लगे, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके सांसदों ने पीछे से दौड़ा लिया। जाहिर तौर पर दोस्तों, ये महज एक टसल नहीं है, ये महज एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, दरअसल एक इमोशन है, क्योंकि सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष जिस अंदाज में बीते 5 चुनाव से जो कुछ कर रहा है, जितनी तैयारियां करता है, यही डॉगी और पालतू मीडिया जब उसे चुनाव के नतीजे आने से पहले दिखाती हैं कि साहब इस बार चुनाव के नतीजे इस अंदाज में होने वाले हैं, इंडिया गठबंधन का पल्ला भारी दिखाई देता है, इंडिया गठबंधन बड़े पैमाने पर जीतने जा रहा है। मगर जब चुनाव, हरियाणा का चुनाव आपको याद होगा, जब नतीजे आ रहे थे दोस्तों, सुबह से आप भी लगातार 8 बजे से लेकर के 10, साढ़े 10 बजे तक आप बैठे रहे होंगे। आमतौर पर दोस्तों 10:30 बजे तक स्थिति क्लियर हो जाती है कौन जीत रहा है। 10:30 बजे तक हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों में इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी 55 सीटों के आसपास 55 सीटों के आसपास लीड कर रही थी। और 10:30 बजे के बाद में अचानक इंडिया गठबंधन धराशायी ऐसा हुआ, या कथित तौर पर उसे किया गया कि फिर बीजेपी को जीत दिला दी गई, या बीजेपी जीत गई। तो ये एक ऐसी स्थिति है दोस्तों जिसमें कांग्रेस समेत, राहुल गांधी की पार्टी समेत पूरे विपक्षी पार्टियों का एक ऐसा इमोशन जुड़ा है कि जमीन पर मेहनत करके, जनता से जुड़ाव करके, देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे ले जाने के लिए कोशिश करने के बाद जब स्थिति ऐसी रह जाए तो फिर क्या किया जाए। इसीलिए राहुल की टीम ने बाकायदा बेंगलुरु की उस इकलौती सीट पर एक एक वोट के चेहरों को, फोटोज को, उनके नाम पते को मिला करके देखा। आपने देखा दोस्तों, मकान नंबर 00 कहीं होता, चुनाव आयोग की उस लिस्ट में मिला। पिता का नाम आपने देखा, पिता के नाम पर किसी इलाके की जगह का नाम लिखा हुआ है, उस शख्स के नाम पर किसी और जगह मुस्लिम का नाम लिखा हुआ है, पिता का नाम हिंदू लिखा हुआ है, माता का नाम क्रिश्चियंस लिखा हुआ है, और कहीं कहीं पिता के नाम पर तो XYZ ऐसे ASDFGH करके लिखा हुआ है। ये स्थिति चुनाव आयोग के कथित धांधली वाली अब तो ऐसा लग रहा है कि अब पूर्ण तौर पर एक्सपोज हुई है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद विपक्ष को है। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ फैसला देता है, क्योंकि बिहार में SIR को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया था कि अगर हमें जरा भी गड़बड़ी का शक हुआ, ज्यादा बड़े पैमाने पर अगर लोगों के वोट कटने में अगर गड़बड़ियां मिली, या बड़े पैमाने पर अगर बहिष्कार का इसमें ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हुई, तो हम इस पूरी SIR की प्रक्रिया को रद्द कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में दोस्तों राहुल गांधी ने यह दर्शाने की कोशिश की कि साहब अभी चुनाव आयोग से दो हाथ करने का वक्त आ चुका है। और सिर्फ चुनाव आयोग नहीं, चुनाव आयोग के पीछे जो बैकिंग है, संवैधानिक संस्था के गरिमा को तार तार करके अपने जूतों को नोक से कुचलने, या फिर यूं कहें कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए शख्स ही जब चरण वंदना में लग जाए, जब चरण चुंबक बन करके किसी पार्टी विशेष को जिताने के लिए अपना सारा दायित्व और सारी चीजें साइड में रख दें, तो फिर स्थितियां ऐसी होती हैं जैसे इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है। दोस्तों, जब जब जनता उठती है, जब जब जनता अपने उन मन के विचारों में आक्रोश लेकर के सत्ता पक्ष के खिलाफ में सड़कों पर उतरती है, बदलाव तब जरूर होता है। चाहे वो इसी कांग्रेस की इंदिरा गांधी के खिलाफ JP मूवमेंट की शुरुआत हो, चाहे इसी कांग्रेस के
यूपीए सरकार के खिलाफ में यूपीए 2 के वक्त में अन्ना और अरविंद केजरीवाल का मूवमेंट हो, या फिर ऐसे मौकों पर अलग अलग तरह के विरोध प्रदर्शन, जब जब इस किस्म से बड़े पैमाने पर देश में विरोध के सुर बढ़ते हैं, स्वर बढ़ते हैं, जनता उसमें शामिल होती है, तो फिर बदलाव अपने आप में स्थापित हो जाता है। हमने दोनों मौकों पर देखा कि जिस वक्त जनता पार्टी की सरकार बनी और किस अंदाज में इंदिरा गांधी को सत्ता से देश की जनता ने उखाड़ फेंका था। हमने देखा यूपीए 2 में लगातार दूसरी बार डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, लेकिन किस तौर पर यह अलग बात है कि उस विरोध प्रदर्शन का नेचर क्या था, किस तरीके से अन्ना हजारे को भ्रमित किया गया, किस तरीके से सीएजी की रिपोर्ट गलत तरीके से विनोद राय ने पेश की और बाद में मोदी सरकार ने उसको किस तौर पर तोहफा और इनाम दिया, किस तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई। और ये सारी की सारी स्थिति दोस्तों मैंने खुद बतौर रिपोर्टर कवर किया है। 2G स्पेक्ट्रम के घोटाले के बुनियाद पर कथित घोटाला बता करके जिस अंदाज में सीजीए ने जो एक पूरे देश में नैरेटिव बनाने की कोशिश की और उसमें संघ का जिस तौर पर हाथ रहा केजरीवाल और अन्ना हजारे के पीछे, किस तौर पर पूरा देश उसमें शामिल हुआ। और मैं दूसरों की बातें क्या करूं, मैं खुद अपनी बात बता रहा हूं। उस वक्त रिपोर्टिंग के दौरान हमें ऐसा लगता था कि साहब जेपी मूवमेंट में तो हम शामिल नहीं थे, उस वक्त तो हम थे नहीं, शायद यही हमारे लिए जेपी मूवमेंट लग रहा था। कांग्रेस की सरकार थी यूपीए की, सामने थे अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल का मूवमेंट, एक अंदर से एक वाइब सा आ रहा था। वो स्थिति और सरकार बदलती ही नहीं, ऐसी बदलती है कि मोदी साहब बिना कुछ किए हुए देश की राजनीति के फलक पर आकर 2014 में प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, जबकि शीला दीक्षित की सरकार के काम की सराहना संघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक करते आ रहे थे। मगर बदलाव, चूंकि जनता जब मिजाज अपना बदलती है तो फिर सत्ता का बदलाव होना जरूरी ही नहीं, वाजिब सा हो जाता है। और ऐसी स्थिति में 2025 अगस्त का महीना और अब जो स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, जाहिर तौर पर चुनाव आयुक्त हो, मुख्य चुनाव आयुक्त हो, चुनाव आयोग हो, सरकार हो, या फिर आजकल तो बहुत सारे जजेस भी चरण वंदना में दिखाई देते हैं, ऐसा कहा जाता है। इन तमाम स्थितियों पर बदलाव किस तौर पर आता है देखना अहम होगा। तो ऐसे में दोस्तों आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। चुनाव आयोग पर पहली बार उंगली नहीं उठ रही है, कई बार उंगली उठी है और विशेषकर उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के कई बार समाजवादी पार्टी ने अपनी बात रखी है। पिछली बार जब उपचुनाव था और उपचुनाव में जो धांधली हुई उसको लेकर के भी शिकायत की गई कि किस तरीके से सरकार ने मिलकर के अधिकारियों के सहारे वोट की चोरी नहीं की, वोट की लूट की, डकैती की, और जो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आते थे उनको फोर्स से रोका जाता था, पुलिस रोकती थी। बूथ के अंदर प्राइवेट ड्रेस में पुलिस वोट डाल रही थी। अधिकारी जात के आधार पर पोस्टिंग पाए थे और उन्हें निर्देश थे कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी परिस्थितियों में आपको जिताना है। क्या आगे बढ़ने की कोशिश मैं अभी सुनने में आया है कि प्रशासन ने ये तय किया है कि बस लाएंगे और बस में हमें चुनाव आयोग ले जाएंगे और सबको ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे। तो अब पुलिस प्रशासन ले जा रही है तो हमें चुनाव आयोग ले जा रही है तो हम जाएंगे। लेकिन 30 लोगों का बस दिया है, हमें गिनती नहीं पता, क्या आप भेजेंगे? कितने लोग हैं, बस आ गई तो बस में जाएंगे। प्रशासन ले जा रहा है, हमें पुलिस ले जा रही है, चुनाव आयोग हमें मिलने के लिए। SIR को लेकर और जो राहुल गांधी जी ने खुलासा किया था उसको लेकर नोटिस दिया है चुनाव आयोग ने, वो कह रहे हैं शपथ पत्र दें। तो हमने शपथ पत्र दिए 18,000 वोट का। हमारा निवेदन है चुनाव आयोग से, सरकार से, कि एक डीएम को सस्पेंड कर दीजिए जिसने बाई इलेक्शन बेईमानी की है। हमने 18,000 वोट डिलेटेड वाले दिए हैं। पूरे बाई इलेक्शन में जो लूट हुई है उसकी जानकारी दी है। जहाँ जहाँ बाई इलेक्शन हुए थे उन तमाम जिलाधिकारियों को टर्मिनेट कर दे सरकार, सस्पेंड कर दे सरकार। चुनाव आयोग ले आ रही है, यूपी में भी आप मुद्दा उठाते रहे, यूपी में भी उठाएंगे और ये दिल्ली में हम सब लोग मिलकर उठाएंगे। पीछे रहो ना।
हम चुनाव आयोग से अपील करते हैं कि कछुए की रफ्तार से न चलें। इधर तो फास्ट ट्रैक बन गए हैं कोर्ट्स, फास्टेस्ट ट्रैक कोर्ट में कम से कम फैसले हों, निर्णय हो, जिससे लोकतंत्र बच सके। अगर बोर्ड का अधिकारी छिन जाएगा तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा।